हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर टेक मैथ में। तो कल हमने फलन के बारे में पढ़ा, फलन की परिभाषा समझी और फलन के प्रकार जो थे उनके बारे में समझा तथा एक जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी संयुक्त फलन की, इसके बारे में भी पढ़ा था। चूँकि जो हमारा यूनिट है, चैप्टर है संयुक्त फलन, इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो ये डेफिनेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो कल तक हमने इसकी फलन की परिभाषा पढ़ ली थी, अब इससे आगे हम आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जितने विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार संयुक्त फलन की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स और आगे की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे। तो हमने कल पढ़ा था कि संयुक्त फलन क्या है। यदि f सच दैट a टेंड्स टू b, यानी एक फलन f इस प्रकार डिफाइन है कि वो a से b की तरफ है, तथा g सच दैट b टेंड्स टू c, दो फलन हो तो इनका संयुक्त फलन GOF a से c कहलाता है। और वो किस प्रकार प्राप्त होता है? GOF x बराबर g फंक्शन ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के लिए। तब हम g और f का g है तथा f उसको संयुक्त फलन कहते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन थी जो हमने कल पढ़ी हुई थी। आज इसके एग्जांपल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इसका पहला एग्जांपल है, यदि a बराबर एक समुच्चय है जिसमें अवयव है 1 2 3 तथा b समुच्चय है जिसमें अवयव है 4 5 और c समुच्चय में अवयव है 7 8 और 9 तथा f a से b की तरफ डिफाइन है और g b से c की तरफ निम्न प्रकार से परिभाषित हो कि फंक्शन ऑफ 1 है वो 4 के बराबर है, फंक्शन ऑफ 2 है वो भी 4 के बराबर है, फंक्शन ऑफ 3 5 के बराबर है तथा g ऑफ 4 8 के बराबर है, g ऑफ 5 9 के बराबर है। तब हमें GOF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? GOF। चूँकि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि जो GOF है और उसके साथ में कोई वैल्यू लें x, तो वो हमें प्राप्त होती है g फंक्शन ऑफ x के बराबर। ठीक है, तो इसी डेफिनेशन का हमें इसमें प्रयोग करना है। तो हम a से c की तरफ एक मैपिंग डिफाइन कर लेंगे जिसका नाम होगा GOF, जिसे हम संयुक्त फलन कहेंगे। तो GOF की हम बात कर रहे हैं, तो GOF और f के जो अवयव हैं वो क्या है? हमारे a से b है, पहला f a से b, तो a के अवयव क्या है? 1 2 3। तो इनके लिए हम बात करेंगे क्योंकि f जो फलन है वो a से b पर है और g जो है वो b से c पर है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ f के जो अवयव होंगे वो भी कौन से? a वाले, वो अवयव आएंगे इसके अंदर। तो GOF 1 बराबर क्या हो जाएगा? g फंक्शन ऑफ 1। अब फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 4 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? g 4 हो जाएगा। और g 4 की वैल्यू किसके बराबर है? 8 के बराबर है, तो इसका मान मिल जाएगा हमें 8। यानी GOF 1 किसके बराबर मिल गया? 8 के बराबर। इसी तरीके से GOF 2 की बात करें तो वो बराबर होगा g फंक्शन ऑफ 2, और फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू भी किसके बराबर है? 4 के बराबर है, तो g और ब्रैकेट में 4, और g 4 की वैल्यू किसके बराबर है? 8 के बराबर।
तो इस तरीके से इसकी टोटल वैल्यू जो मिलेगी GOF2 बराबर वो 8 मिलेगी। अब GOF3 की बात करें तो वो बराबर होगा G फंक्शन ऑफ 3, और फंक्शन ऑफ 3 जो बराबर है वो 5 के है, तो G5 हो जाएगा, और G5 बराबर है 9 के। यानी कि जो हमारा GOF है A से C वो क्या प्राप्त होगा, GOF बराबर 1 का रिलेशन किसके साथ आ गया था, 8 के साथ, तो 1,8, फिर कॉमा लगा देंगे दूसरे ब्रैकेट में, 2 का रिलेशन 8 के साथ आया है, और तीसरा ब्रैकेट चालू हो जाएगा उसमें 3 का रिलेशन 9 से। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, संयुक्त फलन कहलाएगा। यानी कि दो फलन संयुक्त होकर के एक नया रिजल्ट दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, संयुक्त फलन। एग्जाम्पल समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया हो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए नए हैं, तो हो सकता है आपको पहली बार में समझ में ना आए, लेकिन जो हमारा मोटिव है वो हम उसे कंप्लीट करके रहेंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, यदि एफ सच दैट R टेंड्स टू R, यानी कि जो फलन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं पर, तथा एफ एक्स बराबर है साइन एक्स के, और दूसरा जो फलन है G वो डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर में, R से R में, और GX बराबर है एक्स स्क्वायर। तो हमें GOF और FOG दोनों निकालने हैं, तो दोनों की हम बात करेंगे। तो इसके लिए मैंने बताया था कि GOF हम कब निकालते हैं और FOG कब निकालते हैं। तो मैंने आपको कल 2 नोट लिखवाए थे, और 2 नोट के अंदर मैंने लिखवाया था, क्या क्या लिखवाया था, कि GOF तभी परिभाषित होगा जब A के प्रत्येक अवयव X के लिए FX G के प्रांत का अवयव हो, ठीक है। और दूसरा नोट क्या था कि GOF फलन होने के लिए F का जो परिसर है वो G के प्रांत का क्या होना चाहिए, उप समुच्चय होना चाहिए। तो इन 2 जो नोट मैंने लिखाए थे इनका हमें इसमें प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर जो F का परिसर है वो G के प्रांत का उपसमुच्चय है, क्योंकि दोनों कहाँ से कहाँ पर, R से R में डिफाइन है, फलन F भी और फलन G भी। तो F का परिसर G के प्रांत का उपसमुच्चय, कोई दिक्कत नहीं है, और G का जो परिसर है वो F के प्रांत का उपसमुच्चय है, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि हम दोनों ही परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि R से R में है तो दोनों डिफाइन कर सकते हैं। अब पहले हम GOF निकालते हैं। GOF X बराबर जो संयुक्त फलन की परिभाषा है उससे हमें क्या मिलता है, G फंक्शन ऑफ X, यही मिलता है। अब फंक्शन ऑफ X हमें किसके बराबर दिया है, साइन एक्स के, तो ये क्या हो जाएगा, G साइन एक्स, ठीक है, यानी कि G साइन एक्स हो गया। लेकिन जो G ऑफ X है वो रिजल्ट हमें क्या देता है, उस अवयव का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, यही तो देता है हमें। तो अगर हमारे पास G साइन एक्स है, यानी कि साइन एक्स को अगर हम x माने तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, साइन एक्स का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं FOG की। तो इसमें क्या होगा, फंक्शन f बाहर रहेगा और G ऑफ x अंदर प्राप्त होगा, और हमें GOX है, G ऑफ x वो क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये हमें क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन फंक्शन ऑफ x हमें क्या प्राप्त होता है, सिर्फ साइन एक्स, यानी अगर हमें एक्स स्क्वायर दिया है तो इसको हम सिर्फ x मान के ही चलेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट साइन एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों हमें प्राप्त हो गए, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। FOG अलग है और GOF अलग है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, F सच दैट N टेंड्स टू
जेड, यानी कि जो फलन एफ है वो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या से इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या पर डिफाइन है। किस तरीके से कि एफ एक्स बराबर 2x है, तथा जो जी है सच दैट जेड टेंस टू क्यू, यानी जी जो फलन है वो हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइन है, इंटीजर नंबर से रैशनल नंबर पर डिफाइन है, यानी कि पूर्णांक संख्याओं से परमेय संख्याओं पर डिफाइन है। और किस तरीके से रिजल्ट मिलता है कि जी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 अपॉन 2। तो एफ ओ जी और जी ओ एफ ज्ञात करनी है। तो चूंकि एफ एन से जेड है और जी जेड से क्यू है, तो हम एफ ओ जी तो निकाल सकते हैं, एफ ओ जी सॉरी जी ओ एफ तो निकाल सकते हैं, लेकिन एफ ओ जी नहीं निकाल सकते, क्योंकि एफ ओ जी में हमें क्या करना पड़ेगा, जी को पहले लिखना पड़ेगा और एफ वाले फलन को बाद में लिखना पड़ेगा। यानी कि हम सिंपल जी ओ एफ ही फाइंड कर सकते हैं इसमें। जी ओ एफ एक्स बराबर जी फंक्शन ऑफ एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स क्या है 2x, तो जी ऑफ 2x, यानी जहाँ पर भी हमारा x होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जी ऑफ एक्स क्या है x प्लस 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन इस परिस्थिति में एफ ओ जी विद्यमान नहीं है। अब क्यों नहीं है इसका कारण मैं बता देता हूँ। जैसे जब हमने जी ओ एफ की बात की थी, जी ओ एफ की, तो उसमें हमारे जो फलन थे वो कहाँ से कहाँ तक थे, नेचुरल नंबर से इंटीजर नंबर में, और जो इंटीजर नंबर थे वो रैशनल नंबर में। तो जो परमेय संख्याएं हैं और जो इंटीजर नंबर हैं और जो नेचुरल नंबर हैं, तो प्राकृत संख्या जो होती हैं वो पूर्णांक संख्याओं की उपसमुच्चय होती हैं, और जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो परमेय संख्याओं की होती हैं, उपसमुच्चय होती हैं। इसीलिए एन से क्यू में जो रिलेशन डिफाइन होगा तो ये भी क्या होगा, इनका उपसमुच्चय होगा, यानी प्राकृत संख्याएं हैं वो परमेय संख्याओं की भी क्या होंगी, उपसमुच्चय होंगी। इसीलिए हम जी ओ एफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एफ ओ जी की बात करेंगे, किसकी, एफ ओ जी की, तो एफ ओ जी में क्या होगा, जो जी फंक्शन है वो हमारा पहले आएगा, यानी जेड से क्यू की तरफ हमारा रिलेशन पहले आएगा। फिर दूसरा क्या है हमारा, एन से जेड। तो देखिए जेड तो क्यू का उपसमुच्चय है, लेकिन क्या क्यू एन का उपसमुच्चय है, नहीं ना, यानी परमेय संख्याएं प्राकृत संख्याओं के उपसमुच्चय नहीं है, इसलिए हम इस रिलेशन को फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं संयुक्त फलन की। संयुक्त फलन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोसाइट फंक्शंस, क्या गुण है, नंबर फर्स्ट कि संयुक्त फलन के द्वारा क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करना आवश्यक नहीं है। यानी कि जो संयुक्त फलन होती हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करें, क्योंकि अभी अपने जो एग्जाम्पल सॉल्व किए थे उसमें भी हमने देखा था कि जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि संयुक्त फलन क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करें, ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, और इसके लिए एक विशेष कंडीशन है कि ये कब बराबर होंगे। बराबर होने के लिए भी एक कंडीशन है कि विशेष परिस्थितियों में ये बराबर हो सकती हैं। जैसे यदि अगर हमारे पास एक फलन आर से आर में है और फंक्शन ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर, तथा जी फंक्शन है वो भी आर से आर में है और जी एक्स दिया है एक्स की घात 3, तब हम जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों निकाल सकते हैं। तो हमारा जी ओ एफ क्या होगा, यानी एफ फंक्शन अंदर आएगा तो जी फंक्शन ऑफ एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स स्क्वायर, लेकिन जी फंक्शन क्या है एक्स की घात 3, तो एक्स स्क्वायर की घात कितनी हो जाएगी 3, मतलब एक्स की घात 6। ऐसे ही अगर हम एफ ओ जी की बात करें तो जी फंक्शन हमारा अंदर आएगा, जी फंक्शन ऑफ एक्स, और जी एक्स क्या है एक्स की घात 3, तो फंक्शन ऑफ एक्स क्यू, लेकिन फंक्शन ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स की घात 6। तो यहाँ पर दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल आई है। तो ये यहाँ पर विशेष परिस्थितियाँ हैं जिसमें ये इक्वल हो सकती हैं। लेकिन
हमेशा ये इक्वल हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा गुणधर्म है इसका कि संयुक्त फलन साचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं, यानी जो संयुक्त फलन होते हैं वो साचर्य नियम को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। कैसे? एफ ओ जी ओ एच बराबर एफ ओ जी ओ एच। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, साचर नियम, इसको फॉलो करते हैं। तो ये सत्य है कि ये साचर नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि दो एक एक ही आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एक एक ही आच्छादक होता है। यानी कि दो फलन अगर एक एक ही आच्छादक हैं, दोनों फलन अगर एक एक ही आच्छादक हैं, तो उनसे जो रिजल्ट मिलेगा हमें संयुक्त फलन वाला, वो भी हमें कैसा मिलेगा, एक एक ही और आच्छादक फलन मिलेगा। इन प्रॉपर्टियों का हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो उनमें हम प्रयोग करेंगे, इसलिए ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। इसमें नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है, यदि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी हो तो एफ ओ आइडेंटिटी बराबर आइडेंटिटी ऑफ एफ। यानी पहले वाले में जो आइडेंटिटी है वो समुच्चय ए के लिए है, और इक्वल टू वाले में जो है वो समुच्चय बी के लिए आइडेंटिटी है। तो बराबर होती है फंक्शन और फंक्शन के। तो यहाँ पर जो आई ए और आई बी है वो समुच्चय ए और बी में क्या है, तत्समक फलन है। अर्थात किसी फलन को तत्समक फलन से संयुक्त करने पर भी वही फलन क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। तो ये हमारी थ्योरम है। एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल है, यदि एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर और एफ एक्स बराबर दिया है एक्स की घात 3 तथा जी सच दैट आर टेंड्स टू आर और जी एक्स दिया है हमें 3x - 1, तब हमें जी ओ एफ एक्स और एफ ओ जी एक्स इनका मान ज्ञात करना है और ये सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो पहले हम दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। तो जी ओ एफ क्या होगा, आर से आर में होगा, क्योंकि दोनों आर से आर में डिफाइन है। तो जी ओ एफ एक्स बराबर जी फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि जी ओ एफ की बात कर रहे हैं तो जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो अंदर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा जी, और फंक्शन ऑफ एक्स इसके बराबर है एक्स की घात 3 के, तो जी एक्स की घात 3। लेकिन जी एक्स इसके बराबर है 3x - 1, तो जहाँ पर भी एक्स होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की घात 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3x की घात 3 - 1। ऐसे ही एफ ओ जी एक्स निकालेंगे तो जी एक्स है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो क्या मिलेगा हमें, फंक्शन ऑफ जी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ 3x - 1। लेकिन फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स की घात 3 है, तो इस पूरे फंक्शन की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3x - 1 की होल घात 3। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों क्या हैं, बराबर नहीं है, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, यदि एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर और एफ एक्स बराबर दिया है x² + 2 तथा जी जो फलन दिया है हमें वो भी आर से आर में डिफाइन है, तथा जी एक्स बराबर क्या है, x/x - 1, और इसके लिए भी हमें संयुक्त फलन जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों ज्ञात करने हैं। अब दोनों आर से आर में डिफाइन है, तो कोई भी समुच्चय हो वो खुद का उपसमुच्चय होता है, ये हमने डेफिनेशन कक्षा 11 में पढ़ी है। तो उससे हम इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो हम निकालें जी ओ एफ या एफ ओ जी, तो दोनों क्या आएंगे, आपस में बराबर आएंगे। ये हमें चेक करने हैं कि बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को आपको खुद से करना है, चेक कर सकते हो आप खुद से। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 6, कि निम्न 3 फलनों के लिए साचर गुणधर्म का पालन कीजिए, यानी उनका सत्यापन करना हमें कि इनमें साचर गुणधर्म है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने बताया था कि जब संयुक्त फलन की बात करते हैं तो उनमें जो साचर का नियम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
वो हमेशा फॉलो होती है। तो हमें यही इसमें प्रूव करना है कि ये इसका फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है साचर नियम। तो एफ फलन हमें दिया है n टेंस टू जेड नॉट, मतलब जेड जीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जेड नॉट का मतलब कि जो हमें जेड जो दिया है, यानी कि जो इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्याएं हैं, उसमें जीरो को सम्मिलित नहीं किया गया है। जीरो के अलावा बाकी सभी जो अवयव हैं उनको सम्मिलित किया गया है, जीरो को छोड़ करके सिर्फ। ठीक है, यानी कोई भी अवयव इस तरीके से अगर जेड नॉट लिखा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें जीरो जो है वो सम्मिलित नहीं है उसके अंदर। ठीक है, एन टेंस टू जेड जीरो है और एफ एक्स बराबर है 2x, तथा जी दिया है जेड जीरो से क्यू की तरफ, और जी एक्स बराबर है 1/x, और एच दिया है क्यू से आर, और एच एक्स बराबर ई एक्स। तो पहले हम जी ओ एफ फाइंड करेंगे इसका। तो जी ओ एफ कहाँ से कहाँ पर हो जाएगा? एन से क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एच ओ जी की बात करें तो एच ओ जी कहाँ पर कहाँ से कहाँ हो जाएगा? एच ओ जी आपका हो जाएगा जेड जीरो से आर की तरफ। ठीक है, देखिए एक चीज़ समझिए, जैसे हम जी ओ एफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जो फंक्शन लेके चलते हैं, जैसे एफ अगर हमारा पीछे इसमें आ रहा है ना, एफ जी ओ एफ, तो वो फलन हम पहले रखते हैं। वो फलन कहाँ रखते हैं? पहले, यानी एन टेंस टू जेड जीरो। और जो जी फंक्शन है उसको बाद में रखते हैं। वो कहाँ से कहाँ तक है? जेड जीरो से क्यू। तब जो कॉमन होता है वो पार्ट कट जाता है, उसके बाद जो रिलेशन रह जाता है एन से क्यू, वो उनका संयुक्त फलन होता है। क्या होता है? संयुक्त फलन होता है। ठीक है, यानी कि ये चीज़ ध्यान रखिए कि हम जी ओ एफ की बात कर रहे हैं, तो अगर एफ हमारा पीछे आ रहा है तो इसका मतलब है कि उस फलन को हमने पहले रखा है, उसके लिए हमने बात की है, फिर जी को बाद में रखा है। ठीक है, इसी तरीके से एच ओ जी, यानी जी को पहले रखा है, एच को बाद में, तो वो कहाँ से कहाँ पर हो जाएगा? एन से आर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सभी समुच्चयों को डिफाइन कर लेंगे, इनके संयुक्त जो फलन है उनको, फिर एक एक करके हम इसको सिद्ध करेंगे। पहले हमने क्या किया है? एच ओ जी एक साथ ले लिया, फिर ओ एफ अलग से एक्स बराबर एच ओ जी ओ एफ एक्स, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम एक पार्ट को ले लेंगे तो दूसरा पार्ट हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो हमने ले लिया एच ओ जी ओ एफ एक्स बराबर, एच ओ जी हमारा बाहर रहेगा और फंक्शन ऑफ एक्स अंदर आ जाएगा। अब यहाँ से फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एच ओ जी 2x बराबर क्या हो जाएगा? अब यहाँ से फिर से ये टूटेगा, तो एच बार आ जाएगा जी ऑफ 2x, और जी एक्स किसके बराबर है? 1/x के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एच 1/2x। अब एच एक्स किसके बराबर है? e की घात x के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? e की घात 1/2x। इस तरीके से एच ओ जी ओ एफ एक्स का मान कितना आ गया? e की घात 1/2x। अब दूसरे पार्ट की बात करें, एच ओ जी ओ एफ एक्स, तो पहले एफ अंदर जाएगा, एच बार रहेगा। ठीक है, एच जी ओ एफ एक्स, फिर एच बार जी एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे इसमें, फिर क्या आ जाएगा? एच जी ऑफ 2x, फिर इसमें जी एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो एच वन बाई 2x, मतलब e की घात 1/2x ही मिलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों फलन हैं वो साचर नियम का क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। तो ये आपके थे एग्जाम्पल। तो मैं समझता हूँ कि आपको सारे समझ में आ गए होंगे, और कल हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करेंगे, सभी सवालों को सॉल्व करेंगे, इसके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट समझ में आ गए हों तो मुझे लाइक करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके बताएं कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो कल हम इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।